हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल सुजय पाठक जी में आपका स्वागत है। और हम लोग आज सेट नंबर 4 चलेंगे। ठीक है। और 3 सेट पहले भी हो चुका है, जिसका वीडियो पहले डाला गया है, उसे ज़रूर देखें और अपना अपना प्रतिक्रिया दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण रामूलाल बरवाले। इसको बद्री नारायण रामूलाल बरवाले। ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि NAFCC की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया था NAFCC की स्थापना? तो इसकी स्थापना किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिल्पा, लदांग, रोक्का और मिसोल क्रमशः किन देशों में झूम कृषि खेती का नाम है? किन देशों में है जो क्या क्या मिल्पा, लदांग, रोक्का और मिसोल? तो सबसे पहले आएगा मिल्का। मिल्का किस देश में है? तो मिल्का जो है वो मैक्सिको में बोला जाता है। ठीक है। तो मैक्सिको यहाँ आंसर कौन है? तो पहला नंबर पे ही मैक्सिको लिखा हुआ है, तो पहला आंसर ए नंबर आंसर होगा। ठीक है। तो लद्दाख कहाँ होगा? तो मलेशिया में। लद्दाख कहाँ होगा? तो मलेशिया में होगा। ठीक है। उसी रोका क्या कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। रोका ब्राज़ील में। उसे मिसोल जायरे में कहाँ? मिसोल कहाँ हो जाएगा? तो जायरे में हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अघिल दर्रा किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अघिल दर्रा कि किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अघिल दर्रा जो है वो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अघिल दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो और दर्रे भी याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड में माना दर्रा। क्या है? उत्तराखंड में माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में दिपू दर्रा। अघिल अघिल दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। चांगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। सिकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। तुजू दर्रा पीवीआई है, इसे याद रखिएगा कि तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1985 से 90 ईस्वी के बीच कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? 1985 से 90 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? तो ये किया गया था कौन सा? तो ये किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना। कब किया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। ठीक है। कमी को लागू किया गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है। अच्छा, इसका मॉडल क्या था? किसके मॉडल पर आधारित था? तो ये था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। कौन? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में गेहूं के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य क्रमशः क्रमशः है। ठीक है। भारत में गेहूं के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य क्रमशः है। जो गेहूं सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, उसका क्रम में सजाना है। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सर? तो सबसे अधिक गेहूं भारत में कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो पहला आंसर 2 है। तो आगे की ओर चलते हैं। तो दूसरा स्थान पे कौन है? तो दूसरा स्थान पे है मध्य प्रदेश। तो दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है। और तीसरा स्थान पे कौन है? तो तीसरा स्थान पे पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है। तीनों राज्य में गेहूं अधिक उत्पादित होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है? जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ब्लेयर जो, इसको याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर जो किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा दक्षिणी अंडमान पर। कहाँ है?
तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल्टीमोर बुलेट, क्या है? बाल्टीमोर बुलेट उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बाल्टीमोर बुलेट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माइकल फेल्प्स। किसको? माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला के निर्माण शैली में निर्मित हुआ है? ठीक है, तो कौन सा मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित हुआ है? नागर शैली में निर्मित हुआ है। तो फिर नागर शैली में कौन सा मंदिर निर्मित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर, ये भी सही है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर, ये भी नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, और सूर्य मंदिर, ये भी नागा शैली में बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रकार की मंदिर शैली होती है? तो एगो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, नागर शैली उत्तरी उत्तरी भारत में बना मंदिर होता है, और द्रविडियन शैली दक्षिण भारत में बना हुआ मंदिर होता है, और मध्य भाग में बने हुए मंदिर को बेसर शैली कहा जाता है, और नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य मंदिर, अच्छा सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर का वर्णन किया है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है इसको। ठीक है, तो भारतीय जलप्रपात है और अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, बरकाना बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बरकाना जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जब बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, खंडाधार खंडाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। खंडाधार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और उसी प्रकार से पलानी, पलानी कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पल, पलानी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का चार इसको में दो जगह है। ठीक है, तो एक बी का एक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उदित किया गया था? ठीक है, जो कौन सा कथन है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था? तो कौन है? अच्छा, मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये तो सुनकर ही पता लग रहा है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी बोला बोला गया। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया? ठीक है, कौन सा एक्ट आया था, अधिनियम आया था, जिसके तहत भारत का प्रशासन जो था वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हो गया था? किसके? ब्रिटिश के हाथों में, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858। किसके द्वारा? 1858 के द्वारा। ठीक है, 1858 जो था, पूर्ण रूप से अगर पढ़ेगा तो 1858 होगा। ठीक है, आंशिक रूप से क्या होगा? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जो सिविल सेवा परीक्षा था वो सबसे पहले किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। कब? 1922 में। ठीक है, 1922 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी? जहां कमीशन को जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई थी? तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की। पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसके दौरान उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अच्छी मरने से पूर्व उन्होंने एक वाक्य कहा था, ये भी भीविया क्वेश्चन है, कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये कथन किसने कहा था? तो यही लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, कौन थे 1885 में? तो ये थे, संस्थापक आपको याद रखना चाहिए, एलन एक्टोबियम ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंदोलन को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सम्मिलित करना है। तो ठीक है, तो आगे क्यों बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है कि फराजी आंदोलन किसके द्वारा लड़ा गया था? तो ये लड़ा था हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा लड़ा गया था। तो इसका एक हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। उसी पर से मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था नवाब अब्दुल लतीफ़। कौन के थे? तो नवाब अब्दुल लतीफ़। ये 3 नंबर में मैच कर जाएगा, ठीक है। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से बहावी आंदोलन किसके द्वारा था? रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। एक हो जाएगा, ठीक है। तय करा मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था वो भारत के किस जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अच्छा, किसके खिलाफ ये हुआ था? ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ हुआ था। किसके द्वारा? मुस्लिम कृषकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मुस्लिम कृषकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और कब हुआ था जो मोपला विद्रोह था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, 1921 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल के कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखी गई थी? जो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? जो महेंद्र वर्मन प्रथम है वो किस राजवंश से संबंधित है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्र महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पल्लव वंश के शासक थे। कौन थे? पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मपाल को किसको? धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? धर्मपाल को बिहार के भागलपुर के पास निम्न में से कि किस भी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कहाँ? तो भागलपुर में किए थे। किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। लेकिन पूरा नाम का कुमारगुप्त प्रथम, क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका बाद विचार करते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता था। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया गया है। तो हाँ, एकदम सही है। अलग जो बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती हैं। तो आप बेयरिंग देखे होंगे, उसमें छोटा छोटा गोला डाला रहता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। क्या? एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आ गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सही और क्या गलत है, ठीक है। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशेषित कण है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हाँ, एकदम से ये धनात्मक रूप से
अवशेषित कण है, ठीक है। फिर अगला पढ़ते हैं, तो अल्फा किरण भारी, अस्थिर और परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। तो एकदम सही है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था, ये भी सही है। इसके द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ही खोजा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है, किसके लिए? वो किस कारण से पीछे की ओर खींचता है? तो उसका कारण है क्या? इस संवेग शून्य करने के लिए, किसको? संवेग को शून्य करने के लिए यह काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, आप भी खेलते होंगे तो बॉल पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश क्यों होता है? तो ये हो जाता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक कलर का अलग अलग होता है। तब बैगनी कलर का क्या हो जाएगा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार से जामुनी कलर का क्या हो जाएगा? 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम। फिर उसी प्रकार नीला का क्या हो जाएगा? तो 4650 एंगस्ट्रॉम से 50 मैंने 5000 एंगस्ट्रॉम। और उसी प्रकार से हरा का क्या हो जाएगा? तो 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार से पीला का क्या हो जाएगा? तो 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद नारंगी का क्या हो जाएगा? तो 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद से लाल का क्या हो जाएगा? 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए आगे के चलता है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, तो पढ़ते हैं क्या करा कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो एकदम सही है, चालक का प्रतिरोध जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसी प्रकार आगे चलते हैं, तो दूसरा क्या करा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है, नहीं, अचालक का नहीं। ये कौन है? सेमी कंडक्टर है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। चालक की लंबाई में वृद्धि होगा तो उसका प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो एकदम सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घर्षण घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से पढ़ लेते हैं कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तापीय घर्षण के कारण कार्य का क्षय नहीं होता है, वो ताप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है। दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। उसकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है, उसके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्डिंग में प्रयोग करने के लिए ऑक्सीजन और एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसीटिलीन, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा जो है किसके कारण वायु प्रदूषण का काम करता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई पूछ रहा है प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, तो क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है प्रोटॉन का आवेश, तो नहीं, है गलत है। फिर अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। तो ये सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत हो जाता है, ठीक है। विपरीत रहता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश के विपरीत रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन का आवेश क्या होता है?
प्लस, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का हो जाता है कुछ भी नहीं, इसका कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है, और मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय रहेगा तो गुलाबी होगा, क्षारीय रहेगा तो पीला रहेगा, उदासीन रहेगा तो नारंगी रहेगा। उसी प्रकार से लिटमस में देखा जाए तो अम्लीय रहेगा तो लाल, क्षारीय रहेगा तो नीला, और उदासीन रहेगा तो बैगनी, ठीक है। उसी प्रकार फेनॉल फेनॉल्फथेलिन, कौन फेनॉल्फथेलिन, जिसका अम्लीय रहेगा तो रंगहीन हो जाएगा, और क्षारीय रहेगा तो गुलाबी, और उदासीन रहेगा तो रंगहीन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्या है? मक्खन का खट्टा होना। क्या होगा? मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल सकता है, फिर से उसे बर्फ जमा कर बर्फ में बदला जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। आयोडीन क्रिस्टलीकरण का उदारपतन, ठीक है, आयोडीन का क्रिस्टलों का उदारपतन कर देंगे तो उसको वापस लाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। गीले कपड़े का सुखाना, मैंने गीला कपड़ा को अगर सुखा देंगे तो उसको फिर से भिगो देंगे तो वो पुनः आ जाएगा, तो इसे भी भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मक्खन का खट्टा होना। मक्खन जब खट्टा हो जाएगा तो उसे वापस मीठा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो परमाणु संख्या को निर्धारित करता है। प्रोटॉन की संख्या क्या करता है? परमाणु संख्या को निर्धारित करता है, ठीक है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर का आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। उसी पर से आगे चलते हैं। तो 35 नंबर के चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? तो क्लोरीन का। किसका किया जाता है? क्लोरीन का, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे की क्वेश्चन चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हमको मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान करके देखते हैं। तो मिलान करने से क्या क्या होता है? तो विटामिन बी वन जो हो गया, ये किससे संबंधित है? विटामिन बी वन को क्या कहता है? थायमिन कहा जाता है, एकदम सही है। विटामिन बी वन को थायमिन कहा जाता है। तो विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है, एकदम यही से सही है। उसी प्रकार से विटामिन ए जो हो गया, स्कॉर्बिक अम्ल नहीं, विटामिन ए को स्कॉर्बिक अम्ल नहीं कहते हैं, विटामिन ए को स्कॉर्बिक अम्ल नहीं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से विटामिन बी 12, तो इसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन कहा जाता है, जिसको हमें क्वाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल किसको कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो ये होता है सेरिब्रम में। कहाँ होता है? सेरिब्रम में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम में होता है, ठीक है। मानव का स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो सेरिब्रम में होता है, ठीक है। जो सेरिब्रम है उसका कुछ काम याद रख लीजिएगा। तो ये है गति नियंत्रण करता है, शरीर की संतुलन और समन्वय एवं ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियंत्रण भी करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन करता है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है? पोषवाहक वाह पोषवाहक फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोषवाहक या फ्लोएम के संबंध में के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। कुछ आता है, फ्लोएम जो है वो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, मतलब जो खाना बनता है पौधा में उसको पूरे पौधा में पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो होता है वो पानी जल का सिर्फ परिवहन करता है, ठीक है।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्राचीन काल के जो जानवर, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षण अवशेष जो होते हैं उसको और चिन्हों को भी अध्ययन का किया जाता है, तो उसको किस विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह रखा जाता है, इसका किसके अंतर्गत रखा गया? तो इस किसके अंतर्गत? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। किसके अंतर्गत? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? अपेंडिक्स जो है उसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा मनुष्य के शरीर में? तो अपेंडिक्स जो है इसका कोई कार्य नहीं है। क्या है? इसका कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में। ये एक अवशेषी अंग है। क्या है? ये एक अवशेषी अंग है। ठीक है, अच्छा आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस स्रावित होता है? मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस स्रावित होता है? तो पीत रस किससे स्रावित होता है? तो यह यकृत से निकलता है। किसके निकलता है? यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, किससे निकलता है? तो यकृत से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, कौन सा है? तो मानव शरीर श्वसन वर्णक क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। श्वसन वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन के होता है, क्योंकि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुटकर हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन क्या है? तो क्या कहता है? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें लाइसोसोम एक आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें खाली जगह क्योंकि उसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जल अपघट एंजाइम। क्या? जल अपघट एंजाइम है। क्या है? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें जल अपघट एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो क्या कौन सा प्रोटीन संश्लेषण कौन कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम कहता है। ठीक है, निम्न अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो पहले पढ़ते हैं। इंसुलिन पाया जाता है जानवर में। क्या? इंसुलिन जानवर में पाया जाता है। ऑक्जिन, ऑक्जिन नहीं, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। थायरोक्सिन पाया जाता है, एंड्रेलिनिन पाया जाता है, लेकिन ऑक्जिन जो है वो नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या में? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? जो मुद्रा का मूल्यन है वो सबसे संभावित प्रभाव क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात में वृद्धि के लिए। किसके लिए? निर्यात में वृद्धि के लिए। निर्यात में वृद्धि करने के लिए लोग क्या करते हैं? अपने मुद्रा का अपने मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। कैसे? निर्यात में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, आया, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई के संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो चलिए पढ़ के देखते हैं कि कौन सा कार्य नहीं है जो आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो पहला था ऋण नियंत्रण। ऋण नियंत्रण ये आरबीआई का काम है, ऋण नियंत्रण करता है। ठीक है, मुद्रित नोट जारी करना ये भी काम आरबीआई का है। ठीक है, इसको क्या करा है? जनता को पैसा उधार देना नहीं, आरबीआई का ये काम नहीं है। जनता को पैसा उधार आरबीआई नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्या करा ऑप्शन? तो अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना। हाँ, ये वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, लेकिन जनता को उधार पैसा उधार नहीं देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखें तो प्रमुख कार्य कौन कौन है आरबीआई के? तो बैंक का नोट जारी करना इसका काम है। सरकार के लिए बैंक और ऋण प्रबंधन करना होता है। सरकार के लिए, जनता के लिए नहीं। बैंकर और ऋण प्रबंधक प्रबंधक है। फिर वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित या नकदी का संरक्षण करना। ठीक है, उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा नकदी भंडारण का संरक्षण करना। उसके बाद भारत का मौद्रिक प्राधिकारी, फिर केंद्रित निकासी और लेखा निपटारण,
क्रेडिट नियंत्रक और बैंकिंग पर्यवेक्षण, ये सब कार्य क्या है, तो आरबीआई के ये सब कार्य है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य के वर्जिन कोकोनट ऑयल, क्या किस राज्य के वर्णित कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया था, किस राज्य का है, इसका आंसर आप जरूर दीजिए। ये कौन सा राज्य का है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार का है। किसका है, अंडमान निकोबार का है। ये किसका है, अंडमान निकोबार का है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असम सरकार द्वारा शुरू की गई गुरु गुणोत्सव पहल 2025 किससे संबंधित है, गुरु गुणोत्सव पहल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा किससे संबंधित है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें क्या कहा गया है, राज्य के 16,056 स्कूलों में 14.11 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे उनके सीखने की क्षमता और बेहतर किया जा सके। ठीक है, सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। अच्छा, इसका थीम क्या होगा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, क्या हो जाएगा इसका थीम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। ठीक है, और असम का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में बनाया जाएगा, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिला में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हमारे गोपालगंज में। कहाँ बनाया जाएगा, गोपालगंज में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल कहाँ से कहाँ कहाँ तक किया है, कहाँ से कहाँ किया है ट्रायल इसका, तो इसका ट्रायल किया गया है चंदौली से गढ़वा तक। कहाँ से कहाँ तक, चंदौली से गढ़वा तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चंदौली से गढ़वा तक। ठीक है, तो चंदौली कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित है। और गढ़वा कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है। कहाँ है, झारखंड में। अच्छा, इसकी कुल इसका वैगन क्या है, तो 345 वैगन है, मतलब 345 बोगी है इसका। ठीक है, कुल इंजन 7 है और कुल दूरी 209 किलोमीटर है। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 209 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर सोनोबॉय या सोनार उपकरण सह उत्पादन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो सोनार जो होता है उसको उत्पादन करने का समझौता किसके साथ किया है, तो ये किया है अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है, तो अमेरिका के साथ किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, तो अमेरिका के साथ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है जनवरी 2025 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी इनमें से शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है जो इनमें से शामिल नहीं है, तो कौन सा खिलाड़ी हो जाएंगे, तो शरद कमल अचंत यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं है। हाँ, हरमनप्रीत सिंह है, डी गुकेश भी हैं और प्रवीण कुमार भी हैं। और एक और का नाम क्या हो जाएगा, मनु भाकर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, मनु भाकर। ठीक है, 4 आदमी को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार और मनु भाकर। अच्छा, डी गुकेश को किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है शतरंज के लिए। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को किसके लिए दिया गया है, तो ये हॉकी के लिए दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रवीण कुमार को किसके लिए दिया गया है, तो पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। और मनु भाकर को किसके लिए दिया गया है, तो शूटिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किया राज, सॉरी किया नहीं, किस राज होगा यहाँ पर, गलती टाइपिंग हो गया है, किस राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर
भांग की खेती की जा रही है, किस राज्य में पायलट परियोजना के तहत भांग की खेती किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। भांग की खेती कहाँ किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। किस परियोजना के तहत किया जा रहा है, तो पायलट परियोजना के तहत किया जा रहा है। किसके परियोजना के तहत, तो पायलट परियोजना के तहत भांग की खेती किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय संस्थान द्वारा हाइपरलूप का परीक्षण किया जा रहा है। किस भारतीय संस्थान द्वारा हाइपरलूप का परीक्षण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हाइपरलूप अभी कितना बना है, तो 422 मीटर लंबा हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू ये किया गया है। ठीक है, तो कितना 422 मीटर किया गया है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो इसको ये प्रदान किया गया है मसाकी काशीबारा को। किसको किया गया है, मसाकी काशीबारा को एबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एबेल पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है, तो गणितज्ञ को दिया जाता है। ठीक है, गणित के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे ये जो है मासाकी काशिबारा जो है वो जापान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, जापान से संबंधित है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है वो किसकी तरफ से दिया जाता है, तो नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, पहला बार ये पुरस्कार कब, पहली बार कब दिया गया था, 2003 में दिया गया था। किसका, 2003 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा अमरावती में। कहाँ किया जाएगा, अमरावती में किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। ठीक है, वहाँ किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, तो क्वांटम कंप्यूटर गांव स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था, 15 मार्च को मनाया जाता है। वैसे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना एवं जागरूकता बढ़ाना है। क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है इंग्लैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है, इंग्लैंड में किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में किया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि कबड्डी विश्व कप 2025 में कौन जीता है, तो दोनों महिला और पुरुष दोनों में भारत जीता है। ठीक है, और हराया किसको है, तो दोनों में किसको हराया है, तो इंग्लैंड को ही हराया है। दोनों में इंग्लैंड को ही हराया है और दोनों में भारत ही जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच होता है, तो ये होता है जापान के साथ होता है। किसके साथ होता है, तो जापान के साथ होता है। भारत धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के साथ होता है धर्म गार्जियन। ठीक है, अच्छा आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है फिलीपींस में। कहाँ किया गया है, फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी नंबर आंसर हो जाएगा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। जो 29 कार्य की सूची है जो पंचायती राज को किसके तहत दिया गया था, तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया था। किसके तहत दिया गया था, 243 के जी के तहत दिया गया था। ठीक है, पंचायती राज के कार्यों का वर्णन किया गया इसको में 243 के जी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो
भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का मान्यता दिया गया है? वयस्क मताधिकार की मान्यता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है। वयस्क मताधिकार की मान्यता किसके अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 326 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 326 में दिया गया है। किसको दिया गया था? वयस्क मताधिकार की मान्यता दिया गया है अनुच्छेद 326 में। अच्छा, 326 कौन से भाग में है? तो भाग 15 के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? भाग 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है? तो ये है विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा विधिक अधिकार। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? विधिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको में क्या आता है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 79 के डी में निर्वाचन अधिकार के को परिभाषित किया गया। ठीक है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 79 के डी में निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा है? अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। क्या हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है। तो चलिए आपके आंसर देखते हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता है, ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। फिर समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का सहभागिता, ये भी जोड़ा गया था। शोषण से बच्चों एवं वयस्क की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है? ठीक है। तो आपात की स्थिति की घोषणा को कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 6 महीने के लिए। किसके लिए? कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये आपातकाल के बारे में कहाँ बताया गया है? 300 अनुच्छेद 352 में किया गया। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद तक प्रवर्तित नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए आगे क्यों चाहते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो जाए तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के सामने किया जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाता है। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो अनुच्छेद 71 के 1 के तहत लाया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 71 के 1 के तहत उच्चतम न्यायालय में लाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिडवाना एवं कुचामन, सोचिए, डिडवाना एवं कुचामन निम्न में से किस किसके उदाहरण है? डिडवाना एवं कुचामन जो है और निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे लवणीय झील। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लवणीय झील। ये दोनों लवणीय झील है। ठीक है। क्या हो जाएंगे? लवणीय झील है। जो आज डिडवाना और कहाँ है? तो जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दोनों झील कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे को चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो भवानी। भवानी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। भवानी जो है वो कावेरी की सहायक नदी, किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है। लेकिन और अन्य सभी कपिली और मानस और तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है। भवानी किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कावेरी नदी की। कौन सा? कावेरी नदी की। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है?
तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो कहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फीसोल, अल्फीसोल। ठीक है, अल्फीसोल नामक मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, इसके अल्फीसोल नामक मिट्टी से अच्छा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि निम्न निम्न बांधों एवं उनसे संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। कौन सा बांध कौन से राज्य में स्थित है, ये हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? तो इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार से नागार्जुन बांध कहाँ है? तो ये नागार्जुन बांध तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर गुजरात तो बोला गया है, तो इसे काट देंगे तो यहाँ लिख देंगे तेलंगाना। इतना से आ गया TN। ठीक है, तेलंगाना में से कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन बांध कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार से मेत्तूर बांध जो हो गया वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? मेत्तूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का डी कहाँ है? तो एक का डी दो जगह है। फिर तो दो का देखते हैं, दो का ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो तीन का सी यही तेलंगाना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताएं। और अच्छा लगा वीडियो तो इसे शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। आज के लिए बस इतना ही।